अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री, जिसमें हम समझ रहे हैं चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड डिस्कवरी ऑफ शेल्स बड़ी तफसील से पढ़ा और समझा। पर अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जिनका ताल्लुक वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी समझा था कि इन द ईयर ऑफ 1900 मैक्स प्लैंक प्रपोज्ड क्वांटम थ्योरी, जो कि थी E इक्वल्स टू एच न्यू, जिसमें E था एनर्जी ऑफ फोटॉन, H था प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। इसी के साथ साथ इन द ईयर ऑफ 1905, यानी कोई 5 साल के डिफरेंस से, मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सेप्टेड दिस क्वांटम थ्योरी। जो मिस्टर मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी, मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसे सपोर्ट किया एंड प्रपोज्ड रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट बाय द वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब सवाल यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या होता है, तो हमें बात समझ में आएगी कि मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज द phenomenon in which electrically charged particles are released from or within a material when it absorbs electromagnetic radiations। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आई, किसी मेटेलिक प्लेट पे एब्जॉर्ब हुई और उससे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो गए। तो इस अफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी हमें यही बात बताई मास और एनर्जी को रिलेट करके। इसका फॉर्मूला उन्होंने जनरेट किया E इज इक्वल्स टू mc², इसमें E है एनर्जी, m है मास और c है स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों वैल्यूज ही करेक्ट हैं डिफरेंट यूनिट्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मैक्स प्लैंक की थ्योरी तो समझी, मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट कर दिया और इससे रिलेटेड एक इक्वेशन बताई फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट की मदद से, जो कि है E इक्वल्स टू mc²। जो थर्ड पर्सन है हमारे पास, उनका नाम है मिस्टर डिब्रॉय। इन्हें लिखा डी ब्रोगली जाता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन है डिब्रॉय। मिस्टर डिब्रॉय ने इन दोनों थ्योरीज की मदद से 1923 में एक और प्रपोजल दिया। वो क्या था, आइए देखते हैं। मिस्टर लुई डिब्रॉय extend the wave particle duality to electron and propose a hypothesis that all matter has particle as well as wave nature at the subatomic level। यानी जो भी मैटर हमारे पास मौजूद है उसमें जो एटम्स पाए जाते हैं उसके सब एटॉमिक लेवल पे हर शय, हर मैटर का टाइनी कंपोनेंट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ था स्टूडेंट्स, और इन्होंने इन दोनों थ्योरीज की मदद से इसे प्रूव भी किया। आइए देखते हैं मिस्टर डिब्रॉय ने मिस्टर मैक्स प्लैंक और मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह कंबाइन किया। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मैक्स प्लैंक कॉन्सेप्ट E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये बात हम सबको पता है, पढ़ पढ़ के रिकॉल कर करके थक गए होंगे आप सब लोग भी। और आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक E इज इक्वल्स टू mc²। अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एच न्यू इज इक्वल्स टू mc²। और हमें ये बात भी पता है कि जो हमारे पास न्यू होता है ये c अपॉन लैम्डा के इक्विवेलेंट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो अगर इस न्यू की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें c अप ओवर लैम्डा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉमन c मौजूद है, जिसका स्क्वायर राइट हैंड साइड पे मौजूद है, कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा h अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc। फिर हम आपको ये बात भी बताते चलें कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का मल्टीपल होता है और इसकी इक्वल होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल्स टू mv से। यहाँ हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे P इज इक्वल्स टू mc।
तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम mc की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें p को, h/λ इज इक्वल्स टू p, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि h/p इज इक्वल्स टू लैम्डा। आइए देख लेते हैं कि कौन सा सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि हमें पता है कि लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेव, h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.625 इंटू 10 रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल -34 जूल इंटू सेकेंड, और p है हमारे पास मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हम एक रिलेशन खुद से बना सकते हैं अगर साइन ऑफ इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दें, जिसमें h हमारे पास कांस्टेंट है, कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही वक्त में पार्टिकल भी है और वेव भी है। आइए देखते हैं। एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट जिसे हम कहते हैं, कैन ऑल्सो एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टिकल एंड वाइस वर्सा। इसका ऑपोजिट कि अगर पार्टिकल है तो वेव भी होगा। दीज वेव एंड पार्टिकल नेचर्स आर इंटरचेंजेबल एज वेल। मतलब मिस्टर डिब्रॉय सादा अल्फाजों में कहने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है। इसे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर हम मिस्टर नील बोहर के कॉन्सेप्ट पे जाएं तो उनके मुताबिक एक न्यूक्लियस के गिर्द शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। एक पर्टिकुलर रेडियस पे अपने मास के साथ और अपनी वेलोसिटी के साथ। पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के पाथ को यानी शेल को स्ट्रेट कंसिडर कर लें और हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और साथ साथ वेव फंक्शन कर रहा है, तो उसे अपनी मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करना होगा, यानी ऊपर नीचे मूव होना होगा। और जब वो ऊपर नीचे मूव होने के साथ साथ यानी आगे पीछे मूव होने के साथ साथ या ऊपर नीचे मूव होने के साथ साथ टू एंड फ्रो मोशन करने के साथ साथ, जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, आगे की जानिब मूव होगा तो वो भी एक वेव फंक्शन बनाएगा, यानी क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स बनाएगा। तो इसका मतलब मिस्टर डिब्रॉय के एटॉमिक मॉडल या हाइपोथेसिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन शेल में सिर्फ रिवॉल्व नहीं करता बल्कि एक वेव फंक्शन फॉलो करता है शेल के गिर्द, कुछ ऐसे। आइए देखते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आ रही होगी। ये है मिस्टर डिब्रॉय के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर। यानी अब तक जो हम समझते थे कि इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, वो सिर्फ रिवॉल्व नहीं करता बल्कि वो वेव फंक्शन भी फॉलो करता है। पर ये डिस्कवरीज की कहानी यहां खत्म नहीं होती। मिस्टर डिब्रॉय ने हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, पर इसके बाद भी कुछ कमियां बाकी थी, जिसको ओवरकम करने के लिए मिस्टर श्रोडिंगर ने हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझाया। श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के तहत शेल्स के अंदर एक सब डिवीजन पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है सब शेल्स। इनको मिस्टर श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम भी दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह मूव हो रहे होते हैं, यानी वेव फंक्शन करते हैं।
जो शेल्स के नाम हमें पता थे वो हैं 1, 2, 3, 4, जिन्हें मिस्टर नील बोहर ने भी KLMN कहा था। पर मिस्टर शॉडिंगर ने जो सब शेल्स हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से समझाए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस यानी स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रा पढ़ने के बाद हमें समझाए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस को स्टूडेंट्स अब सादे अल्फाजों में कह सकते हैं फोटोग्राफी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इस बिहाफ पे 4 तरह के सब शेल्स डिस्कवर हुए। एक कहलाया शार्प, जिसे हम s ऑर्बिटल कहते हैं, p प्रिंसिपल, d डिफ्यूज, और f कहलाया फंडामेंटल। और इन सब के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस डिफरेंट लेवल पे थी। जो s ऑर्बिटल था, इसको हम एक s सब शेल जो था, इसको हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो p ऑर्बिटल है, इसे हम मजीद 3 ऑर्बिटल्स या 3 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। हर बॉक्स में हम 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। जो d ऑर्बिटल है, इसमें मजीद 5 रूम्स यानी 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, जिनमें आते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर बॉक्स में, हर ऑर्बिटल में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ। और जो f ऑर्बिटल है, इसमें 7 बॉक्सेस पाए जाते हैं, और इसमें भी ऑपोजिट स्पिन के साथ, ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये क्वांटिटी भी आपने याद रखनी है। आपने गौर किया होगा कि मैं ऑर्बिटल वर्ड के साथ साथ सबशेल वर्ड भी यूज कर रहा था। इसका मतलब सबशेल, ऑर्बिटल एंड सब एनर्जी लेवल एक ही चीज के 3 नाम हैं, जो कि हैं फर्दर रूम्स जो शेल्स में पाए जाते हैं। तो 1926 में मिस्टर एरविन श्रोडिंगर ने हमें ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द फाइंड करने के लिए हमें कई प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर होती हैं। यानी इलेक्ट्रॉन किसी एक पोजीशन पे नहीं घूम रहा होता, बल्कि वो न्यूक्लियस के गिर्द कहीं भी पाया जा सकता है वेव फंक्शन करते हुए। इसके लिए इन्होंने मिस्टर नील बोहर के एटॉमिक मॉडल का ही सहारा लिया और उसे मॉडिफाई किया। आइए देखते हैं। श्रोडिंगर मॉडल इज जस्ट एन इंप्रूवमेंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। He took an atom of hydrogen because it has 1 proton and 1 electron. He proved mathematically that electron can be found in different positions around the nucleus and determined by probability. According to his postulates, the quantum mechanical model determines that electron can be located in various positions around the nucleus. और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये, he found electrons are in orbit as an electron cloud. तो जिन सब शेल्स को हम अभी SPDF कह रहे थे, उन्हें मिस्टर श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नाम दिया। एंड अकॉर्डिंग टू हिज सेकंड पॉइंट, ईच एनर्जी सब शेल इन एन ऑर्बिट, जिसे हम शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं, हैव डिफरेंट शेप्स। ये बहुत काम की बात है।
which determines the presence of electron. ये शेप्स आपने याद भी रखने हैं स्टूडेंट्स। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है, d ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल और f ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स होता है। ध्यान में रखिएगा, जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कह रहे हैं उन्हें मिस्टर श्रोडिंगर ने पहली बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा था। The number and kinds of atomic orbital depends on the energy of subshell. अब आइए जरा श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल को देख भी लेते हैं। मिस्टर श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक अगर हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो अगर ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है जिसे हम फर्स्ट शेल और सेकंड शेल कहते थे, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, तो मिस्टर श्रोडिंगर के मुताबिक इनमें पाए जाते हैं 3 डायमेंशनल स्पेसेस एज वेव फंक्शन। ये एस ऑर्बिटल, ये सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल, जो कि हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा कि काइंड एंड नंबर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ सबशेल। यानी फर्स्ट शेल के अंदर जो एस ऑर्बिटल पाया जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल। तो मैं एनर्जी बिहाफ पे लिख सकता हूं कि 2s की एनर्जी ग्रेटर है 1s के मुकाबले में, एनर्जी कंपैरिजन। इसी तरह p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, इसका शेप हमने आपको बताया था डम्बेल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नील बोहर के मुताबिक किसी शेल में रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि मिस्टर श्रोडिंगर के मुताबिक शेल के अंदर कुछ सब डिविजन्स होती हैं एनर्जी की, जिनमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जा सकती है। तो अब हम इस मेथड को जरा रिकॉल कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो यही है कि न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व करते हैं। पर अब आपने इस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर लेना है, और वो कॉन्सेप्ट है क्या? वो कॉन्सेप्ट ये है कि शेल के अंदर भी फर्दर रूम्स होते हैं जो 4 तरह के होते हैं, S, P, D एंड F, जिन्हें शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल कहा जाता है। S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, P ऑर्बिटल का शेप डम्बल, D ऑर्बिटल का डबल डम्बल और F ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज की मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट्स आपको आसानी से समझ आए होंगे। अपनी अपकमिंग वीडियोस में हम कवर अप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।